आप किसी सस्पेक्ट के बीवी बच्चे मार दें, उनके रिश्तेदार मार दें, और वो भी सस्पेक्ट, ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। जनरल्स का जो प्रेशर है वो स्टैंड करेगा, और मैं समझता हूं कि उसकी पॉलिसी में चेंज नजर आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात, और इस वक्त हमारे साथ हैं इमरान खान, जिन्होंने खूब मुखालफत की अमेरिकी नीति की ड्रोन हमलों को लेकर, लेकिन अमेरिका के लोगों ने एक बार फिर से बराक ओबामा को राष्ट्रपति चुना है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत खराब खबर है? देखिए, हमें फर्क पड़ना ही नहीं था, रोमनी आ जाते या ओबामा आ जाते, दोनों की पॉलिसीज पाकिस्तान के ऊपर एक ही थी। दोनों प्रो ड्रोन्स हैं, दोनों अफगानिस्तान की जंग के ऊपर एक ही उनका मौकफ है। तो मेरा अपना मौकफ यह है कि ज्यादा बेहतर है हमारे लिए ओबामा, इसलिए कि ओबामा की आखिरी टर्म है, अब उन्होंने री इलेक्शन होना नहीं, उन्होंने जो उनके राइट विंग हैं, जो उनके हार्ड लाइनर्स हैं, उनके प्रेशर में नहीं आना। और ओबामा, मैं समझता हूं, और मैंने जो उसकी किताब, एक उसके ऊपर किताब है ओबामा's वॉर, उसमें ओबामा सारा वक्त एक पॉलिटिकल सोल्यूशन, हल ढूंढ रहा होता है, पॉलिटिकल हल, बनिस्बत जो पेट्रियट्स उसको कह रहा था कि सर्ज और मिलिट्री हल। ओबामा की इंस्टिंक्ट्स ठीक है। अब मैं समझता हूं कि, और दुआ करता हूं कि वो पॉलिटिकल हल की तरफ जाएगा, और वो जनरल्स का जो प्रेशर है वो स्टैंड करेगा, और मैं समझता हूं कि उसकी पॉलिसी में चेंज नजर आएगा। पर ड्रोन की जो नीति है पाकिस्तान की, उसमें आपने खूब मुखालफत की, लेकिन 350 बार हमले हुए पिछले 9 साल में, ड्रोन हमले। अब एक चीज जिस पे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी दोनों एकजुट थी, वो ये कि ड्रोन हमले लगातार जारी रहने चाहिए, इससे हाई वैल्यू टारगेट्स को हम नेस्तनाबूद कर सकते। देखिए, अगर ये इतनी कामयाब पॉलिसी थी ड्रोन्स की, तो जंग जीतनी होनी थी। अमेरिका को अब अफगानिस्तान में जीत जाना चाहिए था, हमें पाकिस्तान में हम अब जीत रहा होना था। लेकिन जंग तो दोनों जगह हारी जा रही है, हारने का मतलब यह है कि वो मिलिटेंसी तो कोई कम हो ही नहीं रही। तो इसका मतलब कि कोई तो गलती होगी। अपने लोगों को तो आप धोखा दे दें कि जी ड्रोन में फलाना मार दिया, ये मार दिया, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड के ऊपर तो जब नफरत बढ़ेगी, जब गुस्सा बढ़ेगा, एंटी अमेरिकनिज्म बढ़ेगी, इसका कौन फायदा उठाएगा? मिलिटेंट्स फायदा उठाएंगे। और दूसरी चीज, एक ये जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की बड़ी एक्सटेंसिव रिपोर्ट आई है, उन्होंने न्यूयॉर्क लॉ स्कूल के साथ की है, उसके मुताबिक सिर्फ 2% मरते हैं हाई वैल्यू टारगेट्स, बाकी ड्रोन्स में बेकसूर शहरी मरते हैं। वो मिलिटेंट्स शायद हैं या नहीं, सस्पेक्ट्स हैं वो, लेकिन ना दुनिया में कोई, आपने कभी सोचा है किसी ह्यूमैनिटेरियन लॉ कोई इजाजत देता है कि आप किसी सस्पेक्ट के बीवी बच्चे मार दें, उसके रिश्तेदार मार दें, और वो हो भी सस्पेक्ट, और उसके बाद कोई ये भी ना पता चला है कि मरा कौन है? आज तक एक ड्रोन विक्टिम का इन्होंने अखबारों में नाम नहीं शाया किया कि कौन मरेंगे। अगले साल पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं, आप जितनी भी रैलियां कर रहे हैं उसमें खूब भीड़ जुट रही है, और लोगों का मानना है कि संभवतः आप पाकिस्तान में अगली सरकार बनाने में, या खुद प्रधानमंत्री या किंग मेकर के रोल में तो आप आ सकते हैं। जितनी दिक्कतों से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है, आपके हिसाब से समाधान क्या? लेकिन सबसे पहले तो इस जंग से निकलना होगा, क्योंकि ये तो पाकिस्तान को तबाह कर रही है। एक महीने का नुकसान पाकिस्तान की इकोनॉमी को 90 अरब रुपया है। एक ये सोचें कि पाकिस्तान की सारी जो टैक्स कलेक्शन है वो मुश्किल से 1800 अरब रुपया है, तो 90 अरब रुपया महीने का नुकसान हो रहा है इकोनॉमी, यानी ये तबाह कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर अलहदा तबाह हो रहा है, इंतहा पसंदी अलहदा बढ़ रही है, फिरका वारियत बढ़ रही है। तो एक तो इस जंग से निकलना होगा। दूसरा, फिर हमने 5 प्रिंसिपल्स दिए हैं कि कैसे पाकिस्तान को ठीक करना है। नंबर 1 कि पाकिस्तान के रेवेन्यू इकट्ठे करने हैं, क्योंकि हमारा रेवेन्यू जब तक नहीं होगा मुल्क चल ही नहीं सकता, और हमारा सबसे कम टैक्स जीडीपी रेशो है। तो रेवेन्यू को हमें बढ़ाना पड़ेगा, खर्चे कम करने पड़ेंगे। तालीम और सेहत की इमरजेंसी, इनके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा। जब तक लोगों को अपने इंसानों पे पैसा ना खर्च करें, मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। पाकिस्तान की छवि अब ऐसे बन गई है कि पाकिस्तान एक फेलिंग स्टेट है, टूटता बिखरता हुआ देश है, जिसमें कभी भी मुजाहिद न्यूक्लियर वेपन्स लेके भाग सकते हैं, क्योंकि कहीं पे सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। आपके खुद के नेवल बेस पे हमले हो रहे हैं, आर्मी के बेसिस पे हमले हो रहे हैं, वो सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है। तो कभी भी न्यूक्लियर वेपन लेके मुजाहिद भाग सकते हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा सिरदर्द अगर कोई एक देश है तो वह है पाकिस्तान। सारे जितने भी टोटल मिलिटेंट्स हैं पाकिस्तान में, मुश्किल से 20-25 हजार हैं। और वो तंग क्यों, हम क्यों ज्यादा वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं? खुद कुछ हमले की वजह से।
लेकिन उनका नंबर तो 20-25,000 30,000 है। पाकिस्तान की 6 लाख फौज है। तो क्या ये कोई मान सकता है कि 25,000 लोग, कोई ये रैम्बोज आए हैं, कोई जिस तरह वो अमेरिकी फिल्म में नहीं होते कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेक ओवर, ये कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, पीओके में कई सारे लश्कर तैयबा वगैरह के कैंप्स हैं। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मुद्दे पर, बाकी मुद्दों पर दोस्ती और अमन कैसे हो सकता है जब इन्हीं सब कैंप्स को चलाया जा रहा है और आपकी सेना ये जानती है लेकिन कुछ करती नहीं? देखिए, मैं अपनी बात कर सकता हूं। देखिए ना, यहाँ कई चीजें तो मफरूजों पे है ना, कि ये किया जा रहा है, वो कि हमें तो नहीं पता, मैं तो गवर्नमेंट में नहीं हूं, मुझे क्या पता क्या कर रहे हैं। मैं अपना बता सकता हूं कि इंशाल्लाह जब हमारी गवर्नमेंट आएगी, हम एक नई रिलेशनशिप कायम करेंगे हिंदुस्तान से, जिसके ऊपर हम एक ट्रस्ट के ऊपर, एतमाद के ऊपर होगी, और हम मिलिटेंसी और मिलिट्री से सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। असल तो इशू कश्मीर है। कश्मीर डायलॉग के जरिए, पॉलिटिक्स के जरिए हम मसला को डील करेंगे। दोनों हुकूमतें बैठेंगी कश्मीरी लोगों के साथ और इसका हल ढूंढेंगे। लेकिन इसका हल ना मिलिट्री में है, मिलिट्री सोल्यूशन में, ना मिलिटेंसी में है। पर ये नहीं हो सकता ना कि मेज पर बातचीत हो रही है, बगल में AK-47 लेके कोई खड़ा है। क्या आपको नहीं लगता कि जो टेरर कैंप्स पाकिस्तान में चल रहे हैं, कम से कम सेना को उन्हें बंद करना जरूरी होगा बातचीत होने से पहले? इंशाल्लाह जब पाकिस्तान की हुकूमत आएगी तो जो हम कहेंगे करेंगे। हम जब आपको कहेंगे कि हम कोई मिलिटेंसी और मिलिट्री नहीं होगी, वो नहीं होगी। हम जिम्मेदारी लेंगे इसकी। और मैं समझता हूं कि वक्त आ गया अब एक नई रिलेशनशिप का, यानी एक ट्रस्ट के ऊपर रिलेशनशिप, जो हम एक बड़े सगीर को एक नए एक ख्वाब दिखाएं, जो कि अगर हम आपस में हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाएं, और ये जो हमारे अब तक रहे हैं ताल्लुकात डिस्ट्रस्ट के ऊपर, हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, अगर एक नया ताल्लुकात हो जाएं और हम अमन से अपनी साथ जिंदगी गुजारें, मैं समझता हूं इस सारे बड़े सगीर में एक नक्शा बदल जाएगा इंशाल्लाह। सबसे बड़ी बात यह होगी कि हमारे इतने ज्यादा गरीब लोग हैं, अगर हम हथियारों के ऊपर और ये मिलिट्री सॉल्यूशंस पे कम पैसा खर्च करें तो सोचें कि कितना हम उठा सकते हैं अपने गरीब। खान साहब, आप कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भरोसा बनना चाहिए, अमन होना चाहिए, एक नई दोस्ती होनी चाहिए, नया रिश्ता होना चाहिए, लेकिन ये कैसे संभव है ऐसे में जब पाकिस्तान में अभी भी वो तमाम लोग खुलेआम घूम रहे हैं जिन्होंने 26/11 को अंजाम दिया, जिन्होंने हिंदुस्तान में बेगुनाहों को मारा? आपकी सरकार जानती है वो कौन लोग हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि हिंदुस्तान में इसको लेके बहुत लोग खफा। देखिए, मैं आपको अवाम की बात बता दूं, मैं कोई इंसान को नहीं जानता जिसने मुंबई के अंदर जो दहशतगर्दी हुई थी उसकी सख्त मजम्मत ना की, क्योंकि हम टीवी पे देख रहे थे। लेकिन ना, जिस तरह 9/11 लोगों ने टीवी पे देखा, उस तरह ये भी टीवी पे देखा। तो इसका एक बहुत पाकिस्तान में एक गुस्सा था, एक पाकिस्तान में कंसेंसस था कि उनको सजा मिलनी चाहिए, पर अभी मिली नहीं है। लेकिन फिर देखें ना, अब मिली नहीं है। वो क्या ये देना नहीं चाहते, या हमारे पास वो गवर्नमेंट इतनी एफिशिएंट है नहीं, या हमारी प्रोसिक्यूशन इतनी बेहतर नहीं बनी, या आज हमने उस सतह पे नहीं पहुंचाया कि हम सजा दे सकें उनको। मैं सिर्फ आप मुंबई की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में 50 हजार लोग मर गए दहशतगर्दी में। मैं तो नहीं जानता, पता नहीं कितने पकड़े गए हैं, मुझे तो नहीं पता। पर देखे ना, अपने लोगों को जो ना बचा सके, अपने लोगों के जो दहशतगर्द है, ये मौजूदा हुकूमत है करप्ट और इनएफिशिएंट, अगर वो किसी को अपने बलूचिस्तान में हर रोज लोग मर रहे हैं, कबाइली इलाके में मर रहे हैं, कराची में हर रोज 10-15 लोग दहशतगर्दी में मर रहे हैं, कोई भी नहीं पकड़ा जाता। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के कराची के अंदर फैसला दिया कि कराची के अंदर दहशतगर्दी इसलिए नहीं रुक रही क्योंकि हुकूमत के अंदर ऐसे अनासर बैठे हुए हैं जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कराची पाकिस्तानियों को मार रहे हैं। तो जब हम अपने लोगों को भी नहीं बचा सकते, हमारा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हुकूमत इनएफिशिएंट है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि मुंबई के अंदर मुंबई के जो दहशतगर्द थे, इस गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी नहीं है? एक है कैपेबिलिटी, एक है इनएफिशिएंसी, दूसरी तरफ है कि ये लोग पनाह दे रहे हैं। दाऊद इब्राहिम के बारे में इतनी जानकारी भारत ने पाकिस्तान को दी, हफीज सईद के बारे में दी, उसके बावजूद हम देखते नहीं कि पाकिस्तान में वो हिम्मत है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, पनाह दी जा रही है। बल्कि देखिए, मैं तो गवर्नमेंट में नहीं हूं। आप क्या मानते हैं? नहीं, पहले मुझे बताएं। आप राजनीति में, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। देखिए,
میں تو گورنمنٹ میں نہیں، مجھے تو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. میں اتنا جانتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ تنگ آ چکے ہیں. کیا آپ داؤد ابراہیم کو آتنکوادی مانتے ہیں؟ نہیں، میں کسی کا نام نہیں لینے لگا. میں کوئی جج جوری نہیں بننے لگا کسی کا. میں اتنا جانتا ہوں کہ انشاءاللہ جب ہماری حکومت آئے گی ہم کسی قسم کی دہشت گردی اپنی زمین سے نہیں ہونے دیں گے. دو سوال بھارت کے لیے بہت اہم ہے، ایک ہے داؤد ابراہیم کا، دوسرا حفیظ سعید کا. اگر آپ کی آگے چل کے سرکار بنتی ہے، ان دونوں پر آپ کا رویہ عمران خان کیا ہوگا؟ میں آپ کو پالیسی ڈیسیجن دیتا ہوں. نام چھوڑیں. نام کیونکہ پھر میں بعد میں جب آپ سے ملوں گا تو آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے ہم سے وعدہ. نہیں، میں کبھی بھی ایک عدالت کبھی بھی کسی کے کہنے پہ فیصلہ نہیں کرتی کون گلٹی ہے کون نہیں. آپ عدالت کے اندر لے کے جائیں، جس کے اوپر کوئی کیس ہے، اگر ہندوستان کو ہے، کسی کا بھی نام لیتی ہے، ہم عدالت میں پیش کریں گے. میں یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ ہماری کوشش ہوگی کہ کوئی پاکستان سے کسی ملک میں دہشت گردی نہ کرے. یہ ہماری ذمہ داری ہوگی. اس کے لیے ہم سیٹ اپ مضبوط کریں گے، اپنی عدالتوں کو کریں گے، اپنی پروسیکیوشن کو مضبوط کریں گے، کیونکہ یہ پاکستان کے اب انٹرسٹ میں ہے. اور میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے نیا رشتہ قائم کرنا ہے ہندوستان سے، اور ہندوستان کو بھی ایک قدم ہم آگے بڑھائیں گے، امید ہے ایک قدم ہندوستان بڑھائے گا. یونیلیٹرل نہیں ہو سکتا. دونوں ملکوں کو پاس آنا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے. اس میں پھر یہ ساری چیزیں دب جائیں گی. آپ کو لگ رہا ہے آپ کی سرکار بن رہی ہے کیونکہ آپ کے جو ویرودھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا گلیمر اتنا ہے، اتنی ان کی انترراشٹریہ پہنچ ہے کہ لوگ چکا چوند کے چلتے یہ مانتے ہیں کہ ان کی سرکار بن رہی، زمین میں اتنی وہ سیٹیں نہیں پا پائیں گے کہ ان کی سرکار بن جائے. پہلے تو یہ بتا دوں کہ نہ ہندوستان میں کسی پارٹی کے پاس اور پاکستان میں تو خیر کسی کے پارٹی کے پاس بھی 10 ملین ممبرشپ نہیں ہے. 10 ملین رجسٹرڈ ممبر ہیں تحریک انصاف کے. پچھلے مہینے کی بھارت پاکستان کی شرنکھلا کے بارے میں سنیل گواسکر نے بیان دیا کہ جب تک 26/11 کے خلاف 26/11 کو جن لوگوں نے انجام دیا ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، بھارت اور پاکستان کو کرکٹ کھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہمارے خلاف ہماری مانگوں پر کام نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ کرکٹ کیوں؟ دیکھیں، سنیل گواسکر ایک ممبئی کے رہنے والے ہیں. ان کو تکلیف ہوئی اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. لیکن جو یہ جتنا کمپلیکس سچویشن ہے اس وقت دہشت گردی کا اور جو پاکستان کے حالات ہیں وہ پوری طرح نہیں سمجھ سکتے. ہم بیٹھے ہوئے وہاں سمجھ رہے ہیں. دیکھیں نا، آپ کے تو ایک ممبئی ہوا ہے، ہمارے سال میں 300 ممبئی ہوتے ہیں. ہم تو ان کو تو پکڑ نہیں سکتے، تو آپ کے ممبئی والے کو کیسے پکڑیں گے؟ یہ کمپلیکس ہے. لیکن پھر سے ہم اس کو میں ریپ اپ یہ کرتا ہوں کہ جو ہم ایک نیا اپنا دور دیکھ رہے ہیں بر صغیر میں، ہماری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک ٹرسٹ کے اوپر ریلیشن شپ ہوگی. آپ اس وقت پوری طریقے سے راجنیتی میں ہیں، لیکن ہے تو آپ کرکٹر. آپ کے حساب سے یہ سیریز کون جیت رہا ہے؟ آپ دونوں ٹیموں کو دیکھ رہے ہیں. یہ ذرا مشکل ہے. کیوں مشکل؟ کیونکہ میں نے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری ٹیم زیادہ مضبوط ہے؟ نہیں، ورلڈ کپ کے بعد میں نے کرکٹ دیکھی نہیں. ہاں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارا محمد عامر ہے، جو میں نے اس کو بولنگ کرتے دیکھا تھا 3 سال پہلے. اگر اس کی سزا پوری ہو گئی ہو، کیونکہ اس کی ینگ عمر کی وجہ سے کوئی آئی سی سی اس کو سوچ رہی ہے کہ کنسیشن دینے کا، اگر تو وہ واپس آ گیا تو پھر بہت مزیدار سیریز ہوگی. کیونکہ وہ اس کی جو بولنگ ہے وہ پاکستان کو وہ ایج دے دے گی جدھر ایک بڑی کمپیٹیٹو سیریز ہو. بھارت میں بہت چرچا ہو رہی ہے سچن تندولکر کے ریٹائرمنٹ کو، کہ یہ ان کی آخری سیریز ہونی چاہیے کہ اب ان کے ریفلیکسز سلو ہو گئے ہیں، جلدی جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں. آپ کا کیا ماننا ہے؟ آپ نے تو خوب کرکٹ دیکھی. لیکن سچن کے اوپر بات کرنا ایسے ہے کہ کوئی ہندوستان میں ایک ایسی بات کہہ دو کہ وہ ایک نیشنل ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے کہ میں کچھ کہہ دوں. تو اس لیے سچن دیکھیں اتنا گریٹ کرکٹر ہے، لوگ اتنے اس سے پیار کرتے ہیں اور عادی ہو گئے ہیں سچن کے. وہ سوچ نہیں سکتے کہ ہندوستان کی کرکٹ سچن کے بعد کیا ہوگی. سب سے بہترین ٹائم تھا ورلڈ کپ فائنل پہ ممبئی میں، ورلڈ کپ فائنل جیتا، مین آف دا ٹورنامنٹ. وہ بہترین ٹائم تھا. اس سے بہتر کیسے ٹائم ملے گا؟ اگلا ورلڈ کپ تو بہت دور ہے. چلیے، آپ کہہ بھی رہے ہیں، نہیں بھی کہہ رہے ہیں، اس میں بھی آپ بہت کچھ کہہ رہے ہیں. میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں اپنا آپ کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ میں بھی اس پوزیشن سے گزرا ہوا ہوں. عمران خان صاحب، آپ نے ہم سے بات چیت کی، اس کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. تو یہ تھی عمران خان سے آج کی خاص ملاقات.